जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। ये आपकी दूसरी क्लास है और इसके पहले एक क्लास हमने ले चुके हैं। ये आपकी दूसरी क्लास है। इसमें आपको बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन देखना है और उनके आंसर बहुत ही सावधानी से आपको लगाना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो आपको 21 जनवरी को एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसमें ये आपके सभी के सभी क्वेश्चन देखिएगा, हूबहू ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये पुराने हैं तो फंसेंगे नहीं, कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है आपका, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। ए नंबर, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ये गलत है आपका, ऐसे कोई भी वो नहीं करता है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, ये भी गलत है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, ये भी आपको गलत है। तो इन बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपको गलत है। तो स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को आएगा ही नहीं तो वो कैसे सुधारेंगे, ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो ये एक बार और पढ़ते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में, तो यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। मतलब ये जो शिक्षक है उसकी असफलता सिद्ध हो जाती है क्योंकि वो योग्य नहीं है, ये आपको बता रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे इसके लिखा है कि यदि एक शिक्षक कक्षा में शिक्षक सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो इसका संकेत है कि शिक्षा की व्यवस्था में असफल, यानी कि फेल हो गया, यही तो आप कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरे प्रिय मित्र या मेरा पड़ोस। इसका राइट आंसर है मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में अगर शुरुआत करना है तो सबसे पहले जो बच्चे क्या देखते हैं, मेरा परिवार, माई फैमिली। सबसे पहले वो फैमिली से अटैचमेंट रहता है ना स्टार्टिंग में, तो वो फैमिली की बातों को ज्यादा सुनता है, फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करता है, तो वो फैमिली से रिलेटेड चीजें उसे ज्यादा जल्दी समझ में आती है। कहने का मतलब कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार संबंधी जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में वो कुछ अवश्य सीख लेता है, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, ये आपका अपनी कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। एकदम सही है। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर आप उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, ऐसा भी कुछ सही नहीं है। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका विस्तार है, ये 18 नंबर 2012 सीटेट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे, सीटेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को भेदभाव अर्थात विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान इक्वल जो है लक्ष्य को टारगेट देना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। एक बच्चा जो ग्रस्त है वो है सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। डिसलेक्सिया शब्द जमुलिंग विकार, डिसलेक्समिया और डिसमोर्फिमिया, वो क्या है, पढ़ने में असमर्थ, यानी कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, मतलब उसे क्रम डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिससे बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर सकता। सा को क्या पढ़ेगा, वाज, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, ये भी गलत। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित के रूप में दिया जाता है, ये भी एकदम सही है। जब हम समस्या होती है तो उसमें एक संकेत देते हैं,
पर एक संकेत छिपा भी होता है। समस्या कथन संकेत अंतर्निहित के रूप में दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं? गलत, ऐसा कुछ नहीं है। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं? ये भी गलत। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते? ये गलत है। अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं? एकदम सही। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो सदैव अपने निर्णय में आत्मनिर्भर बने होते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिंतन की सूचना प्रतिक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से चरण आते हैं? प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया, चयन, श्रेणीकरण और या पूर्व प्रक्रमण? पूर्व प्रक्रमण। तो इसका जो है सबसे पहले क्या आएगा? पूर्व प्रक्रमण, ये फर्स्ट में आ जाएगा। श्रेणीकरण और इसके बाद प्रतिक्रिया चयन, लास्ट में क्या आएगा? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। 1 2 3 4 यानी कि एक घा गा और खा का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके ये पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ये एकदम सही है। जिन बच्चों के माता पिता इस पैतृक अभिभावक जो है इन समस्याओं से घिरे होते हैं, उन्हीं में सीखने संबंधी निर योग्यताएं समानता देखने को मिलती है। सीखने संबंधी निर योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है। सीखने संबंधी निर योग्यताएं समानता उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से जो है पहले से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। यह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िचर्चितता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो क्या हो जाएगा? मोहन का पक्ष लेकर के वो लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि अगर ऐसे ही राधिका को भी नहीं आ रहा था तो इसे प्रश्न को चेंज कर देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछे परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ये आपको याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियां एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार के द्वारा। एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धाओं के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना सर्वाधिक है? तो ये होगा दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। यह सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धाओं को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्रदान करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है सामाजिक आर्थिक स्तर जो है बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। इसी प्रकार से बच्चों की बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फुदकना? तो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना। सूक्ष्म गति कौशल शारीरिक क्रियाओं से है जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गति कौशल में तो ये दौड़ना, चढ़ना और फुदकना ये आते हैं, जबकि ये नहीं है। कौन सा नहीं है उदाहरण? कौन सा उदाहरण नहीं है? यहाँ पे होना चाहिए कौन सा उदाहरण नहीं है। ये हो जाएगा आपका लिखना कोई सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, वोगोल्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, आत्मिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना,
बच्चों को उन संगति के लिए श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्ध ढंग से कम होता है। यह सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो ये सहयोगात्मक समस्या समाधान ही जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निहित है। ये वाइगोत्स्की के संविधान में क्या है, निहित है, ये याद रखना है। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थिर तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्मितताओं इत्यादि अल्प समुदायों जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रिया द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव या जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो जो किशोर होते हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता है डैश होता है, डिसथीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। तो ये होता है शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता जो है डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया कोई रोग नहीं है बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में समानता पाया जाता है। इसमें बच्चे के लिखावट को समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, आंशिक पुनर्बलन क्या होता है ये बताना है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा में अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता, वस्तुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किसी अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता, इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन आपका, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों की निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति। तो इसका राइट आंसर प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकरण करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, ऐसे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। या विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो आपका इसका राइट आंसर, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकरण के अवसर दिए जाते हैं। यह आपको राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास। ये हो जाएगा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। जिन शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की आधारित इच्छा प्राप्त कर रहे हैं, प्रदर्शित करते हैं। इच्छा डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बनाया जा सकता है। रचनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करनी, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने या मुक्त खेल के लिए समय देने। राइट आंसर, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है डैश क्या है, रूपियम, स्वनिम, संकेत, प्रायोगिक विज्ञान या वाक्य। अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, स्वनिम। स्वनिम बोलचाल की भाषा के उच्चारित रूप की वह न्यूनतम विशेषता जिसके द्वारा किसी कही गई बात पर कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। रचनात्मक दृष्टि से किसी भाषा बोली में समान स्वप्नों का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा बना होता है। ये इसका राइट आंसर होगा बी दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है,
बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। यह विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है बुद्धि प्रक्रमण विसंक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में से सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार के संवेदात्मक बुद्धिलब्धि से वर्जित नहीं होता, संबंधित बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं, बुद्धिलब्धि बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से भी प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफल से बचाने के लिए अभिप्रेरण बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को बाह्य प्रदान प्राप्त करने के व्यक्तिगत समझते बाह्य कारक। राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम रूप कौन सा सीखने के लिए कौन सा अधिकतम प्रेरित करता है? वो लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत जो संतुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च मध्यम कम से कम पूर्ण ये होते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 25 वर्षीय 25 नंबर क्वेश्चन है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। ये आपको IQ बराबर यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ कि IQ बुद्धि लब्धि बराबर MA अपन CA। MA मतलब मानसिक आयु और CA पर वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये टोटल अगर जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है C 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशिक्षकों का समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन या विद्यार्थियों का। इसका राइट आंसर विद्यार्थियों और समावेशन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है। यहाँ पे विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल समावेशन करने की आवश्यकता होती है सिवाय संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। इसका राइट आंसर है पृथक्करण। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी के लिए छात्रों की क्षमता का संवर्धन आवश्यक होता है, जिस सिवाय पृथक्करण के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 28। हिमालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात और व्यवहारों का अधिक संज्ञान, पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और पढ़ाई से उनका पालन करवाना। संगीत प्रौद्योगिकी के लिए संगीत प्रतियोगिता के लिए प्रौद्योगिकी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये भी कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य से स्थापन इस आधार पर किया जा सकता है, यह आपको बताना है। पहला, हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति समान विकसित करता है। यह व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारण रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह व्यक्ति विभिन्नताओं को जो है संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोजना, बच्चों को विद्यालय में आने की अनुमति न देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए। ये इसमें आपको कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। आवासीय विद्यालय खोलना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सबसे उपयुक्त होता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।